अस्सलामुअलैकुम। इख्तिलाफी नोट ईद स्पेशल के साथ मैं हूँ उम्मे रुबाब ज़ैन। नाज़रीन, आज का हमारा शो आपके लिए बहुत ख़ास होगा क्योंकि हमारे साथ जो शख्सियत मौजूद हैं, जो मेहमान मौजूद हैं, वो ना सिर्फ पाकिस्तानी हैं बल्कि पाकिस्तान के लिए अपनी परदेस की नेशनैलिटी को भी तर्क कर चुके हैं। तो हमारे आज के प्रोग्राम में मौजूद होंगे अपनी घरेलू गवर्नर परवीन सरवर के साथ गवर्नर पंजाब चौधरी सरवर साहब। अस्सलाम वालेकुम, ईद मुबारक आप दोनों को। आपको भी बहुत खैर मुबारक, खैर मुबारक। गवर्नर साहब, आवाम जानना चाहती है कि गवर्नर पंजाब चौधरी सरवर साहब वो अपनी फैमिली के साथ ईद का दिन किस तरह से गुजारते हैं? देखिए, ये ईद तो मेरा ख्याल ऐसी ईद तो पहले ज़िंदगी में कभी नहीं देखी कि ईद में तो लोग नमाज़ पढ़ने जाते हैं, गले मिलते हैं, हाथ मिलाते हैं, फिर लोग आते हैं। तो अब इस कोरोना की वजह से वो ईद नहीं रही। तो फिर हम रमज़ान के महीने में पिछले साल के बारे में मैं सोच रहा था कि माशाल्लाह हर रोज़ यहाँ पर इफ्तारी होती थी। 2-3 हज़ार लोग यहाँ पर पूरे सूबे से आम लोग, वर्कर्स हैं, ट्रेड यूनियंस के लोग हैं, आते थे, इफ्तारियाँ होती थी। तो इस दफ़ा तो जो हमारी ईद है या हम यहाँ पर मनाते तो यहीं पर थे, बच्चे चूँकि स्कॉटलैंड में होते हैं, लेकिन फिर भी हमारी कोशिश होती थी कि हम जो डिसेबल या स्पेशल नीड्स के बच्चे हैं, ऑर्फन बच्चे हैं, उनको गवर्नर हाउस बुलाते थे। अच्छा। या हम उनके पास इन अदारों में जाते थे। तो इस दफ़ा तो बड़ी जो है खामोशी के साथ ईद जो है वो मनाई जा रही। अच्छा मैडम, एक बात कही जाती है कि ईद जो है दरअसल वो ख़वातीन के तहक्कुम का इजहार भी होती है कि पता चलता है कि घर जो है वो ख़वातीन के कंट्रोल में चला जाता है। आप चलिए, ये ईद की तो जैसे पोर्ट्रे किया गवर्नर साहब ने, साबका जो ईदें हैं वो आपकी कैसे कैसे गुजरती रही हैं? यानी आपके लिए यादगार चीज़ ईद में क्या होती रही? ईद में यादगार तो यही होता भी इकट्ठे होना, पूरी फैमिली और बच्चे, और क्योंकि बहुत कम मौका मिलता है पूरी फैमिली को इकट्ठे होना और एक वक्त पे खाना खाना, क्योंकि सरवर साहब बिज़ी होते हैं, बच्चे अपने अपने कामों में। अच्छा, ये हमेशा से ऐसी थी? हमेशा से ऐसे होता है क्योंकि हमारी बिज़नेस थी और ईद पढ़ के फिर पहले इन्होंने अपनी अम्मी को जाना सलाम करने, घर आना, फिर घर खाना खा के फिर उन्होंने कैश एंड कैरी जाना, क्योंकि जो हमारे वर्कर्स थे इनको ये भी होता था भी उन्होंने भी अपने अपने घरों में जाना है, तो वहाँ भी जाना है, फिर लोगों को मिलना है। तो 2 घंटे इनके पहले तो मस्जिद में गुजर जाते हैं क्योंकि लोगों ने आना था, मिलना इनको, तो इसी तरह वो चलता रहा। तो मेरे ख्याल से वो एक वक्त होता है खुशियों बांटने का वक्त और दूसरे लोगों को मिलने का वक्त। तो आजकल की तो ईद ऐसी है, ना तो हंसने को दिल करता है, ना कपड़े बनाने को दिल करता है। बस यही दुआ भी अल्लाह ताला हमारे सिर्फ और सिर्फ मुल्क को नहीं पूरी दुनिया को अल्लाह ताला ठीक कर दे। अच्छा गवर्नर साहब, एक मुझे बात बताइए, मेरे ज़हन में कई बार ये सवाल पैदा होता है कि आपने गवर्नर हाउस को और गवर्नर के ओहदे को बड़ी अवामियत बख्शी। आप जैसे बता रहे हैं, मैं ख़ुद भी उन अफ्तारियों का हिस्सा रहा हूँ, और जब से 20 साल पहले से जब से आपकी और मेरी पहली मुलाकात हुई है, मैं आप देख रहा हूँ कि आपका पूरा का पूरा कैरियर बहुत अवामी सतह का है। पाकिस्तान में जब आप आए, हमारा ख्याल ये था कि आप इलेक्शन लड़ेंगे, MNA बनेंगे, MPA बनेंगे, वज़ीर आला या वज़ारत उज़्मा या कोई वज़ीर, इस तरह की आप चीज़ को एम करेंगे, लेकिन आप गवर्नर, पहले सेनेटर और फिर गवर्नर। जी, बड़ा मेरा ख्याल अच्छा सवाल और अहम सवाल आपने उठाया है। मेरा भी ख्याल यही था कि मैं इलेक्शन लड़ूंगा, MNA बनूंगा, MPA, बल्कि मेरा इरादा था कि 2 सीटों पे लड़ने का इरादा था। MNA का इलेक्शन भी लड़ने का इरादा था और MPA का भी लड़ने का इरादा था। फिर हुआ यूं कि कई फैसले किस्मत के होते हैं, तो सेनेट के इलेक्शन आ गए। सही। और पार्टी की लीडरशिप ने फैसला किया कि मुझे सेनेट का कैंडिडेट बनना है, क्योंकि वो समझते थे कि अगर कोई और उम्मीदवार बनेगा तो शायद इलेक्शन नहीं जीत सकेगा। ठीक समझते थे। और मेरा ख्याल तो मैंने फिर वो पार्टी की लीडरशिप का फैसला था, और मैं समझता हूँ कि वो एक टर्निंग पॉइंट भी था। कि ये पहली दफ़ा हुआ कि सेनेट के इलेक्शन में अपोजिशन पार्टी को शिकस्त हुई, और ये पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का पंजाब में मैं पहला सेनेटर। अच्छा। तो उस कामयाबी से पार्टी का मोराल जो है वो भी बूस्ट हुआ, और ये भी हुआ कि हम भी इलेक्शन
जीत सकते हैं, और अगर ये जीत सकते हैं तो अगला इलेक्शन भी जीत सकते हैं। सही। तो सेनेट का इलेक्शन लड़ने की वजह से फिर मैं MNA और MPA का इलेक्शन जो है वो अच्छा। नहीं जो है लड़ सका। और उसके बाद आई वॉज एंजॉइंग इन सेनेट टू बी ऑनेस्ट, क्योंकि वहाँ पे एक इंटरनेशनल लेवल पे आप अपना एक्सपोजर कर सकते हैं और फेडरल गवर्नमेंट में रोल अदा कर सकते हैं। फिर पार्टी ने फैसला किया कि नहीं, आपको गवर्नर बनाना है, चूँकि पंजाब में आपकी ज़रूरत है। तो जो डेमोक्रेसी होती हैं या सियासी पॉलिटिकल पार्टियां, तो उसमें फिर लीडर फैसले करते हैं। बिल्कुल। तो मैं समझता हूँ कि एज ए लॉयल पार्टी वर्कर, और तो फिर जो भी पार्टी फैसला करे, और ये फैसला भी एक ऐसा था कि जो पॉलिटिकल मेरे हक में है, ये मुखालिफ सब इस बात पे मुत्तफिक थे। या तो वो मुझसे जान छुड़ाना चाहते थे, बहुत से लोग यही समझते हैं। तो या वो प्यार से थे, ये तो पता नहीं। लेकिन तकरीबन जब मैं वहाँ पर गया तो सारी जो हमारी CC के मेंबर, दूसरे जो मुझसे इतना प्यार नहीं भी करते थे, वो भी कह रहे थे कि नहीं आप वो ज़्यादा खुश थे। अच्छा, परवीन सर्वर साहिबा, ये बताइएगा, ईद है, मीठी ईद है, मीठी ईद पर आप सबसे अच्छा क्या बनाती हैं जो गवर्नर साहब को भी बहुत पसंद है? नॉर्मली सुबह हम सेवियां भी बनाते हैं। पहले तो ये दूध वाली। पूछें कि क्या गवर्नर साहब के पास कोई ऑप्शन है ना पसंद करने की? नहीं, मुश्किल ही है ऐसा। घर में वही बनता है जो गवर्नर साहब को पसंद होता है। सुबह हम पहले सेवियां बनाते हैं, फिर उसके बाद इनको चावल, गुड़ वाले चावल पसंद होते हैं, उस तरह की चीज़ें कि जो इनकी पसंद है वो सबकी पसंद वही हो गई देसी है। खाबों के शौकीन है गवर्नर साहब? हाँ जी, देसी चीज़ें इनको पसंद अच्छा, है। तो गवर्नर साहब, जैसे कि आपकी बेगम भी बता रही हैं, देसी चीज़ों के आप शौकीन हैं, मीठे का तो इन्होंने मैं बता दिया, आम खानों में आपको सबसे ज़्यादा पसंद क्या है? देखिए जी, मैं तो टिंडे पसंद करता हूँ, अच्छा। और करेले मेरा फेवरेट है। फिर दाल वगैरह, माश मुझे अच्छी अच्छा। लगती है। नहीं, तो करेले बनाने भी का कौन भी- से? करेले भी कौन से? फिर बात ये भरे हुए कीमा वो धागा लिपटा हुआ, और ये वो मुख्तलिफ ये- फॉर्म में बनते हैं ना, कीमा करेले भी, और फिर करेले गोश्त भी बनता है। अच्छा, खाने का तो आपको शौक है, कोई खाना बनाने का भी शौक है? ये ज़िंदगी में कभी तौफीक नहीं हुई मुझे। अच्छा। मैं आपसे एक बात शेयर करता हूँ कि जब मैं 1997 में मेंबर ऑफ पार्लियामेंट बना, और वहाँ पर मैंने अपना जो है घर लिया, तो वहाँ पर ज़ाहिर है फैमिली नहीं थी, परवीन वहाँ पर नहीं थी, तो वहाँ पर मुझे तो चाय भी नहीं बनानी आती थी। वो चाय बनानी भी मैंने फिर उस वक्त सीखी नहीं। अच्छा। उससे पहले मैंने कभी चाय भी नहीं। अच्छा, वैसे चौधरी साहब एक बताइए, कई ये मेरा ख्याल है कि आपकी मिसाल उन पाकिस्तान में तो शायद तन्हा है, दुनिया में भी शायद ऐसी मिसालें कम हैं। आपने 2 बर्रे आज़मों की सियासत में हिस्सा लिया, आप इंग्लैंड में भी, बरतानिया में भी मेंबर बने, यहाँ आए, 2013 का इलेक्शन जीतने में, PMLN में जो किरदार आपने अदा किया वो भी सबके सामने, फिर 2018 का इलेक्शन भी आपने जीता, फिर GSP प्लस के मामलात भी आप पाकिस्तान की तरफ से देखते रहे। ये जो पॉलिटिक्स का ये पहलू है कि एक मुल्क से दूसरे मुल्क में आ जाना, फिर उसको बर्रे आज़मों तक फैला देना, ये तरीके कार क्या है? ये कैसे? मैं आपसे एक बात शेयर करना चाहता हूँ। जॉन प्रेस्कॉट डिप्टी प्राइम मिनिस्टर थे, और लिबरल पार्टी के डिप्टी लीडर थे। तो एक दिन मैं वहाँ पर गया, तो मुझे जॉन प्रेस्कॉट कहता है कि मैंने आपसे बात करनी है। मैंने कहा बताओ भाई। तो मुझे कहता है कि हाउ कम कि आपका बेटा जो है उसकी तो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट की सिलेक्शन हो गई है आपकी सीट पे, और मेरी सीट पे मेरा बेटा जो है जीत नहीं सका है। तो व्हाट वाज द सीक्रेट? मैंने कहा अब तो टू लेट है, अगर सीक्रेट पूछना था तो सिलेक्शन से पहले पूछते। तो उस वक्त वहाँ पर लोग कहते थे कि मिस्टर सर्वर ब्रॉट डायनेस्टी इन यूनाइटेड किंगडम एज वेल, क्योंकि वहाँ तो जो डायनेस्टी है उसको बहुत नेगेटिव सोचा जाता है। मतलब मेरे बेटे ने जो सिलेक्शन लड़ी है तो उसको 5 टाइम्स बेटर होना पड़ता है, क्योंकि बहुत नेगेटिव लेते हैं लोग। तो लेकिन माशाल्लाह चूँकि वो ही इज़ वेरी इंटेलिजेंट और बड़ा केपेबल यंग मैन, तो उसकी वहाँ पर सिलेक्शन होगी। और उसके बाद जब मैं गवर्नर यहाँ पर बना, तो मुझे बड़ी इस बात की फ़िक्र थी कि इसका इम्पेक्ट जो है मेरे बेटे के और हमारी फैमिली पे क्या होगा, क्योंकि लोग ये समझेंगे कि भाई
यहाँ इसने अपना बिज़नेस बनाया, यहाँ इसने अपनी पॉलिटिक्स बनाई, यहाँ इसके बच्चे जो हैं वो जवान हुए और फिर यहाँ की पॉलिटिक्स में आए, और सारी अचीवमेंट्स जो हैं सरवर की वो बरतानिया से हैं, स्कॉटलैंड से हैं, और अब ये नेशनलिटी सरेंडर करके पाकिस्तान जा रहा है। तो आई वॉज वरीड अबाउट दैट, लेकिन टू माई सरप्राइज पीपल टुक इट वेरी पॉजिटिव। बल्कि वो जो हेडलाइन थी वहाँ के यूके के अखबारों में, सरवर डायनेस्टी एक्सपैंड इनटू 2 कंटिनेंट्स तो और उन्होंने बड़ा पॉजिटिव लिखा कि इट्स गुड कि ही वांट टू सर्व हिज ओन कंट्री वेयर ही वाज बोर्न ब्रॉट अप, और बड़ा पॉजिटिव उन्होंने इसको अप्रिशिएट किया। शहबाज, जब मैं पहली बार आपसे मुलाकात हुई, दुनिया टीवी की एजुकेशन फेस्ट थी एक, उसमें मैंने आपको सुना जिस तरह आपने ख़वातीन की एम्पावरमेंट की बात की, जिस तरह गर्ल्स की उनके ब्रॉटअप की बात की, तो मुझे उस दिन आपकी गुफ्तगू सुन के एहसास हुआ कि गवर्नर सरवर साहब की कामयाबी के पीछे वो जो कहते हैं ना एक औरत का हाथ है। मुझे उस दिन मैंने वो औरत देखी। ये बताइए आपने इनमें क्या कुछ चेंज किया शादी के बाद? मेरे ख्याल से सरवर साहब खुद ही अच्छे इंसान हैं और लोगों का दर्द फील करने वाले इंसान है, क्योंकि वो ही लोगों की मदद कर सकता है जो खुद किसी को दूसरे का सांस हो। बिल्कुल। नहीं तो मैंने देखे बहुत बड़े पॉलिटिशियंस और अमीर लोग, पर जब वो बात आती है भी किसी की मदद करने के लिए, वो अल्लाह ताला की तरफ से किसी को अल्लाह ताला चुन लेते हैं। बिल्कुल। तो मैं कहती हूँ हम खुशकिस्मत हैं, अल्लाह ताला ने हमें मौका दिया, हम कुछ कर सकते हैं मुल्क के लिए और किसी के लिए। और इनमें से पहले से ये था। तो जब हम औरतों की बात करते हैं, यहाँ मैंने देखा बहुत सारी हमारी बहनें ऐसी हैं जिनके पास हुनर भी है पर अपॉर्चुनिटीज़ नहीं है, क्योंकि रूरल जगह पे वो रहती है, वहाँ उनके घर का माहौल ऐसा होता है, उनको बाहर नहीं जाने देते, जहाँ गांव में कोई नौकरी का नहीं होता। तो इसलिए मैंने हुनरगाह के नाम से वो सिलाई सेंटर शुरू किए थे, और उसका ये फ़ायदा था क्योंकि जो भी औरतें वहाँ रहती थी उनको ये था भी मेरे साथ वाले घर वाली भी जा रही, सामने वाले भी जा रही, हमने अपने मोहल्ले में रहना जी। और उसके साथ साथ करते करते कई वो हुनरगाह बन गए, और उसमें से 20,000 औरतें अभी तक सीख चुकी हैं। और उनमें से बहुत सारी ऐसी बच्चियां हैं जिन्होंने ऑनलाइन बिज़नेस शुरू कर लिए, बहुत सारी ऐसी बच्चियां जिन्होंने अपनी स्मॉल बिजनेसेस शुरू कर लिए, बहुत सारी बच्चियां जिन्होंने फास्ट फूड चेन में नौकरियां लेके जॉब्स लेकर अपनी एजुकेशन के लिए वो कमा रही और कर रही है। तो जितनी देर तक हम औरतों को एम्पावर नहीं करेंगे हमारा मुल्क तरक्की नहीं कर सकता। जो ये गवर्नर साहब ने ये बड़ा दिलचस्प और अजीबोगरीब फैसला था ना कि पहले एक पाकिस्तानी ओरिजिन का आदमी बरतानिया में सियासत करे और बरतानिया में भी फिर स्कॉटलैंड में करे, और फिर वन फाइन मॉर्निंग जब वहाँ पे इस्टेब्लिश कर ले, और इनके साथ सियासत करने वाले लोग आज मिनिस्टर भी बने हुए हैं, बल्कि इनसे जूनियर लोग मिनिस्टर बने हुए हैं, शायद आज सारे जूनियर हैं, शायद आज आप कहीं मिनिस्टर होते, और बल्कि पिछले दिनों जैसे प्राइम मिनिस्टर की वहाँ बात चल रही थी तो शायद एक नाम आपका भी आ रहा होता। फिर वन फाइन मॉर्निंग आप उठते हैं और आप कहते हैं नहीं मैं पाकिस्तान जाऊँगा। ये डिज़ाइन, ये प्लानिंग, इसमें आपका भी हिस्सा था? असल में जब इन्होंने कहा था भी इन्होंने आना है एज ए गवर्नरशिप, जब इनको मिला था, बीइंग अ मदर आई वाज अ लिटिल बिट रिलक्टेंट। उसकी दो वजह थी। एक तो हमेशा हम फिल्मों में देखते हैं अभी वहाँ करप्शन होती है और जो झूठ होता है उसको सच दिखाया जाता है, और यहाँ आके रहना बड़ा मुश्किल है। एक ये भी था, और बच्चों को छोड़ के आना वो भी था मुश्किल फैसला। पर जब इन्होंने मुझे कहा भी जो हमारे मुल्क में बच्चे रहते हैं वो आपके बच्चों जैसे नहीं, उसी बात पे हमने फैसला कर लिया और हम इधर आ गए। और दूसरा ये भी होता, अल्लाह ताला ने जिधर इंसान का रिज़्क लिखा होता है, हमें क्या पता था 10 साल पहले भी अल्लाह ताला ने हमारा रिज़्क पाकिस्तान में लिखा है। अच्छा, वैसे मुझे लगता है कि इन्हें 20 साल पहले भी पता था कि मैं एक दिन पंजाब का गवर्नर बनूंगा। ऐसे ही है? मुझे सिर्फ इतना ही पता था। मुझे बहुत से लोग पूछते हैं तो जब हम छोटे छोटे स्कूल में पढ़ते थे तो जब किसी से लड़ाई हो जाती थी ना तो ਉਸ ਨੂੰ ਉਹ ਫਿਰ ਜਦੋਂ ਲੜਦੇ ਸੀ ਨਾ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਤੂੰ ਰੋ ਪਾਉਣਾ, ਤੂੰ गवर्नर ਦਾ ਪੁੱਤਰ ਹੈਗਾ। सही। अच्छा, बचपन की याद ताज़ा कर रहे हैं, आप ये बताएं आपका बचपन कैसा गुजरा? शरारती थे, मासूम से थे, या कुन्ने मीसने बच्चे होते हैं ना, शैतानियाँ भी करते हैं, पता भी नहीं लगने देते? ख्याल है कि मैं शरारती तो मेरा ख्याल मैं नहीं था। अच्छा। लेकिन एक चीज़ थी कि जब मैं इवन स्कूल में पढ़ता था तो आई वॉज वेरी एम्बिशियस।
اور دوسرا یہ تھا کہ میں جو لوگوں کی مدد کر کے آئی ریئلی انجوائڈ اٹ. میں جب آپ کو میں شیئر کرنا چاہتا ہوں کہ ان دنوں چونکہ گاؤں میں پڑھے لکھے لوگ نہیں تھے, جی بہت کم تھے. گاؤں اور اسکول بھی بتا دیں تاکہ گاؤں میرا جی 331 سلیم پر, جی یہ ٹوبا ٹیک سنگ میں پیر محل کے نزدیک ایک اچھا. گاؤں ہے جہاں سے میں نے اپنا پرائمری جو ہے وہ اسکول تھا وہاں پہ. اچھا, میں وہاں پر جب آپ سکول میں ہوتے ہیں جی تو پھر وہاں پر ٹاٹوں پہ بیٹھ کے پڑھتے بالکل تھے, ٹاٹوں والے کمرے بھی نہیں تھے, درختوں کے نیچے گرمیوں میں بیٹھ کے بالکل پڑھتے تھے. لیکن ایک بات تھی کہ چونکہ ہمارے گاؤں کے بہت سے لوگ جو ہیں برطانیہ گئے ہوئے تھے, تو جب وہ ان کا کوئی خط آتا تھا تو میرے پاس آتے تھے کہ خط پڑھ کے سانو سنا دیو کی لکھا ہے. جب پھر انہوں نے خط لکھنا ہوتا تھا واپس وہ میرے سے لکھواتے تھے کہ لکھ دیں ابھی اچھا. ہمارے بھائی کو یا مامے کو یا انکل کو یا جس کو بھی بیٹے کو بھیجنا ہے, تو وہ بھی میں لکھتا تھا. اور ان دنوں ایک میں آپ سے بات شیئر کرتا ہوں کہ جب ٹیلی گرام آتی تھی نا تو لوگ رونا شروع کر دیتے تھے ایموشنل ہو جاتے تھے کیونکہ کوئی مطلب ایمرجنسی ہوگی. تو کئی دفعہ ایک دفعہ ٹیلی گرام ایک خاتون لے کے آئی کہ بیٹا یہ ایک ٹیلی گرام آئی ہے اور شی واز کرائنگ. میں کیا اماں جی رون دی لوڑ نہیں ਹੈਗੀ, ਤੁਹਾਡੇ ਜਿਹੜਾ بیٹا ਹੈਗਾ ਉਹਦੇ بیٹا ہویا ਹੈਗਾ. صحیح, معصوم لوگ تھے اس وقت. معصوم لوگ. اچھا جج صاحب یہ بتائیے, مطلب آج ذرا عید کا موقع ہے, عام طور پر جو ہم آپ کے انٹرویوز یا آپ سے ملاقاتیں رہتی ہیں وہ ہنگامی نوعیت کی ہوتی ہے, کسی ایک پولیٹیکل واقعے سے یا کسی اور چیز سے جڑی ہوتی ہے. آج میں یہ فائدہ اٹھانا چاہ رہا ہوں کہ آپ کا ابتدائی تعلق جنرل مشرف سے بھی ٹھیک تھا, مناسب سا تعلق, جی بہت اچھا تھا. آصف علی زرداری صاحب سے بھی ٹھیک تھا, نون لیگ سے بھی بہت اچھا ہے, پی ٹی آئی سے بھی بہت ٹھیک ہے, پی ٹی آئی کے اندر ہیں آپ. یہ بیلنس یا یہ کرتب کیسے کیا آپ نے؟ یہ مجھے شیخ رشید صاحب مشرف کا زمانہ تھا, تو اس نے ڈنر کیا ہوا تھا, شوکت عزیز بھی وہاں پہ تھا. یہی سوال مجھے شیخ رشید نے پوچھا کہ جو صاحب ہماری تو ایک سے دوستی ہوتی ہے, 3 سے دشمنی ہوتی ہے, تو آپ کیسے ہے, مشرف سے بھی ٹھیک ہے, نواز شریف سے بھی ٹھیک ہے, فلاں سے بھی ٹھیک ہے. اس کی ایک وجہ ہے. وہ کیا؟ ایک تو میں اس بات پہ بلیو کرتا ہوں کہ جب لوگ مشکل میں ہوں تو میرا جتنا مرضی بدترین مخالف ہو, جب میں مشکل میں ہو جاتا ہے آئی ہیلپ ہم آؤٹ. بہت سے لوگ اس کو پسند نہیں کرتے, مجھے کہتے ہیں یہ تم کیا کر رہے ہو, لیکن میں یقین مانے کہ میں نے بہت سے لوگوں کو ون اوور کیا ہے کہ جب وہ مشکل وقت میں تھے تو ان کی میں نے مدد کی. تو ایک تو یہ ہے کہ یہ لوگ برطانیہ اسی وقت آتے ہیں پولیٹیشین جب مشکل وقت میں ہوتے ہیں, ٹھیک ہے جی. اور دوسرا یہ ہے کہ وہ اکثر وہاں پر آتے جاتے رہتے ہیں, وہاں ان سے ملاقات کا موقع ملتا تھا. یہ پارلیمنٹ میں آتے تھے, گلاسکو میں آتے تھے. تو میرا ایک عادت تھی وہاں پر کہ پاکستان سے کوئی شخص بھی آئے, چاہے وہ بڑا انسان ہے, چھوٹا انسان ہے, امیر ہے, غریب ہے, بہت اونچے عہدے پہ ہے, آئی یوز ٹو رسپیکٹ دم آل. مجھے خوشی ہوتی تھی کہ میرے ملک سے, میرے وطن سے یہ لوگ آئے ہیں. تو پارلیمنٹ میں بھی میرے 2 سٹاف ہوتا تھا جن کا کام ہی یہ تھا کہ انہوں نے لوگوں کو لک آفٹر کرنا ہے, پارلیمنٹ دکھانی ہے, ہیلپ کرنا ہے, فیسیلیٹیٹ کرنا ہے. تو اس سے بھی ایک بانڈ جو ہے لوگوں کے ساتھ اچھا بنا ہوا ہے, اور وہ بانڈ ابھی تک جو ہے وہ قائم ہے. لیکن کیری کیسے کر رہے ہیں اس کو, مطلب یہ سوال ہم بریک کے بعد رکھ لیتے ہیں. مجھے پتہ چل گیا ہے آپ کیا پوچھنا چاہ رہے ہیں. ساتھ پھر گورنر صاحب اور ان کی بیگم کا بانڈ جو ہے وہ کتنا اسٹرانگ ہے, دونوں کو ایک دوسرے کی کون کون سی باتیں پسند ہیں, اس پر بات کریں گے, لیکن اس بریک کے بعد ہمارے ساتھ رہیے. ویلکم بیک ناظرین. اختلافی نوٹ عید اسپیشل میں ہمارے گیسٹ ان سے بات ہو رہی تھی کہ ان کا اتنا بانڈ اچھا کیسے ہے دیگر پولیٹیکل شخصیات کے ساتھ. وہ راز تو انہوں نے ہمیں بتا دیا. حبیب سے بات پوچھنا چاہ رہے تھے, کیری کیسے کرے اس پولیٹیکل سچویشن. دیکھیں جی, پولیٹیکل سچویشن میں جب لوگوں کو پتہ ہو کہ کسی کے ساتھ ہم نے گالی گلوچ نہیں کرنی, جو ایشوز پہ
جو ڈفرینس ہے اپینین وہ کہنا ہے، رول آف لا کی بات کرنی ہے، آنیسٹی کی بات کرنی ہے، انٹیگریٹی کی بات کرنی ہے، ایکول رائٹس کی بات کرنی ہے، تو وہ چیزیں میں اپلائی کرتا ہوں، اپنے آپ پہ بھی کرتا ہوں، لوگوں پہ بھی کرتا ہوں، کہ اس لیے کہ جو پولیٹیکل پارٹیز ہوتی ہیں تو ان کے پولیٹیکل ڈفرینسز ہوتے ہیں، وہ ایک دوسرے کے دشمن تو نہیں ہوتے، بالکل، تو اس لیے ایک اللہ کا شکر بھی ہے کہ میں کبھی سخت بات کر بھی جاؤں تو جو پولیٹیکل اپوننٹس بھی ہیں جن پارٹیوں سے میرا تعلق ہے وہ ہمیشہ میری عزت کرتے ہیں۔ عید ملنے میں کیسے ہیں؟ نواز شریف صاحب سے بھی ظاہر ہے آپ ان کے ساتھ بھی بڑا تعلق رہا، اور خان صاحب سے بھی آپ کا بڑا گہرا تعلق ہے، کیسے عید کے دنوں میں عید منانے کے انداز میں ان دونوں میں کیا فرق نظر آتا ہے؟ دیکھیں جی، کبھی عید کے دن میرا خیال نہیں کہ میں کبھی عید کے دن پرائم منسٹر ہاں وہ تو مجھے اندازہ ہے عمران خان سے ملا ہوں، اچھا، نواز شریف سے عید کے موقع پہ عید مبارک جو ہے وہ کہی ہے، تو بڑا اچھا، میں نے تو 1.5 سال جو پچھلے تھے کوئی میرا جو ہے کوئی کسی قسم کی کوئی ہماری جو ریلیشن شپ ہے وہ کبھی بھی بٹر نہیں تھی۔ گورنر صاحب ہمیں یہ بھی بتائیں کہ آپ پی ٹی آئی کا حصہ ہیں، آپ کو کس بات نے عمران خان کا مداح بنایا؟ جی، یہ بڑا اہم آپ نے سوال اٹھایا۔ ایک تو بات یہ ہے کہ میں ڈیولیوشن آف پاور پہ یقین کرتا ہوں، میں سمجھتا ہوں کہ جب تک پاور جو ہے نچلی سطح تک منتقل ہم نہیں کریں گے اور نچلی سطح پہ فیصلے نہیں ہوں گے، یہ ملک ترقی کی راہ پر نہیں جا سکتا، کیونکہ سب سے بڑا ہمارا ایشو یہ ہے، ہمارے ملک کے جتنے بھی آج پرابلمز ہیں یا جن بحرانوں کا ہم شکار ہیں، کہ ہم نے نچلی سطح پر لوگوں کو امپاور نہیں کیا۔ اگر بلدیات کا نظام مضبوط ہوتا تو آج یہ کرونا وائرس سے نپٹنے کے لیے ہمیں بڑی آسانی ہوتی، کیونکہ یہ جو بلدیاتی نمائندے ہوتے ہیں یہ گراس روٹس پہ گلیوں میں محلوں میں ان کا اثر و رسوخ ہوتا ہے، لیکن جب خیبر پختونخوا میں اس کی حکومت تھی عمران خان کی، تو میں نے دیکھا کہ وہاں پر انہوں نے نچلی سطح پہ ولیج کونسل بنائی، ان کو امپاور کیا، تو یہ چیز مجھے ان کی بہت اچھا نظام، مجھے اچھا نظام لگا۔ مور امپورٹنٹلی کہ میں ادارے جو ہیں ان کی مضبوطی پہ بلیو کرتا ہوں، ان کو امپاور کرنے پہ بلیو کرتا ہوں، ان کو ڈی پولیٹیسائز کرنے پہ بلیو کرتا ہوں۔ تو دوسری چیز میں نے یہ بھی دیکھی کہ خیبر پختونخوا میں جو چیف منسٹر تھا وہ ایک کانسٹیبل کا تبادلہ جو ہے، مجھے پرویز خٹک نے خود بتایا کہ ناصر درانی کے وقت میں کوئی کسی کے پاس جو فیصلے تھے پولیس کے وہی کرتے تھے، جس سے یقینی طور پر پولیس کا نظام تبدیلی آئی ہے، آج کل سیدھا آئی جی بدل دیتے ہیں۔ میں خیبر پختونخوا کی بات کر رہا ہوں، جس چیزوں نے مجھے امپریس کیا، جس کی وجہ سے میں تحریک انصاف۔ بیگم صاحب، کسی شخص کی اور خاص طور پہ چودھری صاحب، پولیٹیکل جماعت تبدیل کرنا اور ایسے موقع پہ اقتدار میں ہونا اور چھوڑ دینا، جب یہ آئے گورنر پنجاب بنے تو اقتدار میں تھے، جب گئے تو اس وقت بھی اقتدار میں تھے، یعنی ان کی پارٹی جس میں تھے وہ اقتدار میں تھے اور اپوزیشن کی طرف جا رہے تھے، آپ سے مشورہ ہوا؟ میرے خیال سے انہوں نے زیادہ اپنے بیٹوں کے ساتھ بیٹھ کے بات کی تھی، پھر انہوں نے ڈیسائیڈ کیا۔ تو دوسرا میں نے جیسے پہلے بھی کیا، کچھ چیزیں اللہ کے طرف سے ہوتی ہے، اللہ تعالیٰ ہو جاتا ہے، مقصد یہ ہونا چاہیے بھی ہم ہیومینٹی ویکینڈ پہ ہم آپ کو کسی ہالیڈے پلیس پہ لے کے چلیں گے، لنچ باہر کریں گے، تو جب صبح تیار ہو رہے ہیں، گاڑی پہ بیٹھنے لگے ہیں، تو فون آ جائے گا کہ فلاں ایمرجنسی ہو گئی ہے۔ صحیح۔ تو ایمرجنسی بھی آپ کو معلوم ہے کہ وہاں پر کسی کی اگر کوئی شخص پاکستان سے آیا ہے اس کو ایئرپورٹ پہ روک لیا، یہ بھی ایمرجنسی ہے۔ اکثر یہی ہوتا تھا کہ بھئی فلاں فون آ گیا کہ جی میرا چاچا آیا سی ایئرپورٹ پہ لندن میں، تو اس کو جی انہوں نے سٹاپ کر لیا۔ اچھا، اب میں اگر ادھر چلا جاؤں گا تو پھر ایک کو فون کرنا ہے، دوسرے کو کرنا ہے، یہ کرنا، تو پھر وہ آپ توجہ اس کام پہ نہیں دے سکتے۔ پھر یا کسی کی فوتگی ہو گئی ہے تو وہ کہتے ہیں کہ پوسٹ مارٹم کرنا ہے، تو آپ کو پتہ ہے کہ ہماری مسلم کمیونٹی کے لوگ پوسٹ مارٹم جو ہے وہ نہیں چاہتے، تو اس میں پھر جو ہے دفتر میں جا کے لوگوں کو کانٹیکٹ کرنا ہے۔ تو سب سے مشکل اس وقت ہوتا تھا کہ جب بچے تیار ہیں، ہم باہر جا رہے ہیں، تو میں نے کہنا کہ بھئی نہیں، اب پروین تم ہی گاڑی چلا کے ان کو لے آؤ کہ دس ایمرجنسی جو ہے
आ गई है, क्योंकि जब आप पब्लिक लाइफ में हैं तो फिर अगर आप पब्लिक की जो ज़रूरियात हैं या पब्लिक की जो मुश्किलात हैं बिल्कुल। उनको फिर अगर आप तरजीह नहीं देते तो फिर मैं समझता हूँ कि आपको पॉलिटिक्स में नहीं आना चाहिए। गवर्नर साहब और उनकी बेगम से बहुत सी बातें हो रही हैं, मजीद भी राज जानेंगे उनके अज़दवाजी ज़िंदगी के हवाले से, लेकिन इस ब्रेक के बाद हमारे साथ रहिएगा। नाज़रीन, ईद की मीठी मीठी खुशियों पर गपशप जारी है। गवर्नर साहब, जो सवाल आपसे हबीब साहब ने भी किया काम के हवाले से कि काम करना कितना आसान है। देखिए जी, वहाँ और यहाँ का फ़र्क है। एक तो ये है कि यहाँ पर जितने भी लोग आपके पास काम के लिए आते हैं तो सारा काम जो है टेलीफोन पे होता है। अच्छा, वो भी टेलीफोन पे बताते हैं। अच्छा। अगर उनको कह देना यार मुझे लिख के दे दो तो वो नाराज़गी करते हैं। अच्छा, ठीक है, वो और मुझे भी कहते हैं कि फ़ोन ही करो। वहाँ एक तो सबसे अच्छी बात यह है कि अगर आपके पास किसी ने काम के लिए आया है तो या तो वो लिख के लाएगा या फिर मैं नोट्स लूँगा या मेरा स्टाफ नोट्स लेगा कि इसका काम क्या है, सारी कहानी ये वो। फिर हम टेलीफोन नहीं करेंगे, ना किसी पुलिस अफसर को टेलीफोन करेंगे, ना किसी डिपार्टमेंट को करेंगे, ना सोशल सिक्योरिटी को करेंगे, ना पेंशन्स को करेंगे, किसी को फ़ोन नहीं करते। हमने उनको लेटर लिखना है कि भी मेरा कंस्टिट्यूएंट मेरे पास आया था, उसका इशू ये है एंड कैन यू प्लीज़ हेल्प और ट्राई एंड टेल अस द फैक्ट्स की ने इस केस में। एक तो उसके ये फ़ायदा है कि जब आप ख़त लिखेंगे तो ख़त में ये नहीं लिखेंगे सकते कि फ़लाँ अफसर का फ़लाँ जगह तबादला कर, या आप ये नहीं कर सकेंगे यार कोई नहीं छोटी मोटी ने चोरी की थी छड़ दियो, या स्मगलिंग फड़ा गया छड़ दियो, या कत्ल दे मुलज़िम छड़ दियो। तो जैसे इकॉनमी यहाँ की डॉक्यूमेंटेशन नहीं है, इसी तरह से यहाँ पे जो काम है लोगों के वो भी डॉक्यूमेंट नहीं है। सही। आप बताइएगा गवर्नर साहब, एक अच्छे सियासतदान, एक अच्छे बिजनेसमैन, एक अच्छे शौहर या फिर एक अच्छे बाप, एक ऑप्शन है आपके पास। मेरे ख्याल से है ना ये सब में अच्छे हैं, अच्छा हस्बैंड और एक अच्छा फादर। आपने पप्पू को सारे पेपरों में पास कर दिया। एक ऑप्शन आपके पास है, सिर्फ आपने एक ऑप्शन चूज ही इज़ करना है। वेरी गुड एज अ फादर। और मेरे बच्चे अगर उनको हम दोनों से चूज करना पड़े दे वुड पिक हिज फादर। अच्छा, सही सही। तो गवर्नर साहब ये बताइएगा, आप दोनों की शादी अरेंज मैरिज है, लव मैरिज है? आप बताएं। आप बता दें। बता दें। देखिए, मैं अर्ज़ करूँगी कि बरतानिया में एक बहुत बड़ा इशू था लेकिन अब कम हो गया है। अच्छा। फोर्स मैरिजेस का। तो फोर्स मैरिजेस की वजह से बच्चे जो हैं जब वो वहाँ पे एजुकेटेड हैं, अगर उनका कोई भतीजा इधर है या माँ का कोई भांजा इधर है तो वो चाहते हैं कि हमारी बच्ची की या बेटे की शादी करके किसी को सेटल कर दें यूके। तो उसकी वजह से बहुत सी वहाँ पर बुनियादी खराबियाँ जो हैं वो हायल हो रही थी। तो अंग्रेज़ मुझे ये पूछते थे कि दे डिड नॉट अंडरस्टैंड कि व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन द अरेंज मैरिज एंड द फोर्स मैरिज। तो मैं उनसे कहता था कि भाई फोर्स मैरिज वो है जो अपनी औलाद की मर्ज़ी के बग़ैर या उसको मॉरली या इमोशनली ब्लैकमेल करके उसको कंसेंट ली जाती है, इसको फोर्स मैरिज कहते हैं। और फोर्स मैरिज इज़ ए प्रॉब्लम। लेकिन जो अरेंज मैरिज है, और उनसे मैं ये बात अक्सर करता था कि अरेंज मैरिज जो है दैट इज़ द मोस्ट सक्सेसफुल इंस्टीट्यूशन इन द वर्ल्ड। जो अरेंज मैरिजेस का सक्सेस रेट है वो लव मैरिजेस से कहीं ज़्यादा है। लेकिन वी वर वेरी लकी कि मेरे पेरेंट्स और परवीन के पेरेंट्स जो हैं दे वर वेरी लिबरल इन दिस। और मेरा ख्याल 17-18 साल की थी परवीन जब ये यूके से यहाँ आई, तो मेरे पेरेंट्स ने और परवीन के पेरेंट्स ने दे अलाउड अस टू टॉक टू ईच अदर। और कज़न है वैसे भी, सही। अलाउ नहीं है। और वी वर हैप्पी, बोथ हैप्पी विद दिस मैरिज, सो वी आर हैप्पीली मैरिड कपल। माशाल्लाह माशाल्लाह, यू आर हैप्पीली मैरिड कपल। सही। अच्छा गवर्नर साहब ये बताइएगा, आपका लहजा बहुत मीठा है बड़ा, और आप बाहर भी रहे लेकिन ना तो आपकी पंजाबी गुलाबी हुई ना ही आपकी उर्दू गुलाबी हुई, तो ये क्या राज है आपके लबो लहजे पर असरअंदाज नहीं हुई वो ज़बान? देखिए, एक तो ये है कि वहाँ पर भी हमारे घर में हम पंजाबी बोलते थे। जब मैं और परवीन वहाँ थे तो अपने बच्चों के साथ भी पंजाबी बोलते थे कि मैं इस बात पर बिलीवर हैं कि आपको अपनी ट्रेडिशन, आपका कल्चर
जो है कभी भी आपको कहाँ भी दुनिया में चले जाएं आपको नहीं छोड़ना चाहिए। मैं जब ग्लासगो सिटी काउंसलर बना तो मैं वहाँ पर एशियन मेला करवाता था जिसमें तकरीबन 3 लाख पाउंड ग्लासगो सिटी काउंसिल ग्रांट देती थी। इतने ही पैसे मैं बिज़नेस कम्युनिटी से इकट्ठे करता था और फिर यहाँ पर आलम लोहार से लेके जो दूसरे आर्टिस्ट बांग्लादेश से, इंडिया से, पाकिस्तान से हम वहाँ बुलाते थे, इनका सारा खर्चा और वहाँ पर कवाली हर तरह की चीज़ें जो हैं उस मेले में हम जो करते थे। इसलिए पंजाबी मेरी, जब मैं इलेक्शन में लड़ रहा था तो 1-2 दफ़ा मैंने पंजाबी में तकरीर कर दी तो वो ऐसी बात फैली पूरे लाहौर में हर जगह। तो जब मैं उर्दू में तकरीर शुरू करता था तो नीचे आवाज़ें शुरू आ जाती थी कि सरवर साहब पंजाबी में बात करें। सही तो पंजाबी एक मैं सच्ची ਤੁਹਾਨੂੰ ਗੱਲ ਦੱਸਦਾ ਕਿ ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਤੁਸੀਂ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਬੋਲ ਲਓ, ਤੁਸੀਂ ਪਰਸ਼ੀਅਨ ਬੋਲ ਲਓ, ਤੁਸੀਂ ਉਰਦੂ ਬੋਲ ਲਓ, ਜਿਹੜੀ ਚਸ ਪੰਜਾਬੀ ਬੋਲਣ ਤਕਰੀਰ ਕਰਨ ਚਾਹੁੰਦੀ ਕਿਸੇ ਜ਼ਬਾਨ 'ਚ ਚਸ और ज़बान में हमें मिलती नहीं। बिल्कुल सही कह रहे हैं। वो भी मुश्ताक अहमद यूसुफी ने कहा था गिनती, गाली और सरगोशी ये अपनी मादरी ज़ुबान में अच्छे लगे। शोर साहब ये बताइए कि आज या कल जब आप फ़ोन पे मुबारकबाद किसी को कहेंगे कि क्या हाल है सुनाओ, ज़ाहिर है एक लिस्ट होगी, उसमें जहांगीर तरीन का नाम होगा ईद मुबारक कहने के लिए? देखिए, मैं आपसे अर्ज़ करूं कि मैंने पहले जैसा कि अर्ज़ किया कि कभी भी आप हालात अच्छे और बुरे इंसानों पे आते हैं। बिल्कुल। तो हम कभी भी किसी को जो हमने तो एक चीज़ सीखी है भाई कि जिसके साथ ज़िंदगी में एक दफ़ा चाय भी पी ली है ना तो हम फिर उसका कभी उसको नहीं भूलते, उसको हम कभी जो है उसकी ना चुगली करते हैं ना उसके ख़िलाफ़ कोई बात करते हैं। बाकी रही बात कि कभी इंसान पे अच्छे दिन आते हैं, कभी बुरे दिन आते हैं, हम सब जो हैं इंसान हैं, हम सब से गलतियां भी होती हैं, अच्छे काम भी होते हैं, तो मैं तो इन चीज़ों में भाई नहीं पड़ता। अच्छा गवर्नर साहब, इख्तिताम की जानिब बढ़ते हुए आप मुझे ये बताएं, आपको गुनगुनाने का शौक़ है? कोई पसंदीदा गुलकार या गुलकारा? मुझे गुनगुनाने का शौक़ तो बिल्कुल नहीं है। आपको पता है कि अमानुल्लाह मान, मेरी अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला उनको जन्नतुल फरदौस में जगह दे। और मैं एक दफ़ा मुज़ाकरात में गया था तो वो मुझे बार बार पुश कर रहे थे कि गुनगुनाएं, कभी गुनगुनाया है? तो मैं गलती से कह बैठा कि यार कभी नहीं, तो कभी अगर गुनगुनाया होगा तो गुसल खाने च नहाते शायद गुनगुना लिया होवे, पब्लिक दे विच तो कभी नहीं गुनगुनाया। तो अमानुल्लाह साहब कहने लगे कि भाई तुसी हुण समझ लो कि तुसी गुसल खाने च ही हो। तुहानू पता है, यकीन करें मुझे मालूम नहीं था, मैं भी यही कहने लगी थी। मैंने कहा कि अमानुल्लाह ये सोच के कि गुसल खाने में तुम मेरे साथ हो मुझे बड़ा खौफ आता है। चले अब तो सब्र कर लें। अब ये जो इस वक्त माहौल क्या बना याद है, दिलाया। हाँ, इस वक्त वैसे जो माहौल बना आर्टिस्टिकली आप दोनों मतलब बरतानिया में रहे, मैडम आपको भी आर्ट से कोई इंटरेस्ट नहीं? चलिए गाना तो एक अलग बात है, आर्ट से इंटरेस्ट, पेंटिंग्स या इस तरह की दूसरी चीज़ें, लिटरेचर? नहीं, पेंटिंग वगैरह तो नहीं था। वैसे हम जब छुट्टी होती थी इतवार वाले दिन कभी फिल्म जाके देख आते थे, क्योंकि वहाँ और कुछ भी नहीं था करने के लिए। और जब सरवर साहब के पास टाइम होता है, ये इनको शौक़ है हदीस पढ़ने का। अच्छा, तो जब भी इनके पास टाइम होता है, इनके लिए मैंने एक कमरा अलग बनाया घर में, इनकी किताबें वहाँ पढ़ी है। when he has 1 hour or something he sits there and reads। फिर उसके बाद शायरी का इनको शौक़ है, और जब इनको कोई अच्छा लगे, चाहे वो कोई बयान हो कुरान पाक से या कोई शायरी, ये फोल्ड कर लेते, फिर जब टाइम होता है मुझे भी सुनाते हैं। अच्छा। तो इनको ये बड़ा शौक़ है। तो जब मेरे पास टाइम होता है तो आई लाइक टू रीड द कुरान। और बहुत सारी कुछ चीज़ें हैं जो मैं तर्जुमे के साथ पढ़ती हूँ। तो मेरे ख्याल से उसके लिए हमें टाइम निकालना चाहिए भी कुरान हमें क्या कहता है। बिल्कुल ऐसे ही है। तो शायरी में आपका इंटरेस्ट है? शायरी ये तो चलें बेगम ने राज खोल दिया ना, मतलब शायद गवर्नर बस साहब ये भी शायरी ना में बताते। बिल्कुल जी, क्यों नहीं, अल्लामा इकबाल और गालिब और तो ये तो शायर जो हैं ये तो बंदे को तो सुनाए ना कोई वो भी शायर। ये करते हैं। अपनी पसंद की कोई शेर कोई सुनाए, मेरा ख्याल है कि ये बड़ी एक ख़ास बात होगी आपकी तरफ अच्छा, एक दो जख्म नहीं, हाँ, जिस्म सारा है छलनी। वाह, एक दो जख्म नहीं, जिस्म सारा है छलनी, दर्द बेचारा परेशान है कि कहाँ से हो। वाह वाह, बहुत खूब। गाना तो ना सही, लेकिन शेर व शायरी बहुत पसंद है गवर्नर साहब को। एक बड़ा खूबसूरत दर्द भरा शेर भी उन्होंने हमें पढ़कर सुनाया। तो इसी शेर के साथ हमें इस प्रोग्राम से इजाज़त दीजिए। अल्लाह ने के बाद।
Sayyeda Shinaz here. Thank you for watching Dunia News. For more videos and updates, don't forget to click the subscribe button. Keep watching Dunia News.